Good morning, good morning, good morning, good morning, very, very good morning. राधे राधे. Good morning, good morning, good morning. राधे राधे. राधे राधे. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री राम. हर हर महादेव. आ जाओ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाँ, कल जयपुर में भी बता रहे हैं बहुत बारिश हुई थी और भयंकर बारिश हुई थी. बाढ़ के हालात हो गए थे कल. इस बार बारिश बहुत बहुत ज्यादा हो रही है ना. औसत से शायद. अब औसत का हिसाब को तो क्या पता, लेकिन जो हमें अपने अनुमान के हिसाब से हम लोग देखते हैं वो है, उसके आधार पे बात करें तो बारिश शायद सामान्य से ज़्यादा हुई है. नॉर्मली बीकानेर में 2 बारिश होती है, इस बार 2 से ज़्यादा बारिश भी बीकानेर में भी हुई है और कंटिन्यू चल रही है. रात को भी बारिश आई थी, लेकिन तेज़ नहीं आई थी, लेकिन बारिश आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम आती है, लेकिन यहाँ भी बारिश अच्छी खासी आ रही है. तो ओवरऑल तो शायद और ज़्यादा होंगी. अच्छा, स्कूल में छुट्टियाँ हैं, हाँ तो करनी ही पड़ेगी. खासकर सरकारी स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कब किसकी छत गिर जाए क्या पता चले, है ना. क्योंकि जो सरकारी स्कूल है ना, मरम्मत का काम. अभी शायद हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसकी भी छत गिर गई थी. भला हो कि वहाँ पे कोई थे नहीं. अगर कोई मरीज होते या कोई और रूम होता तो कितना मुश्किल हो जाता, क्योंकि रख रखाव वाला काम बड़ा मुश्किल है. और बारिश में तो वैसी चीजें बहुत जल्दी ढहती है. हाँ तो ठीक है, इसको देखते हुए बढ़िया कदम उठा रहे हैं. भाई रिस्क क्यों ले यार, बाई चांस बिल्डिंगें हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है. ये बात तो स्वाभाविक है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ऊपर नाला बंद हो या और बंद हो, बारिश आए, छत पे पानी इकट्ठा हो जाए, वो प्रेशर होके वो गिर जाए, टू रिस्क लिया जाए. 2 दिन बच्चे कम पढ़ लेंगे, इतनी तो बात है. चलो आओ फिर शुरू करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. परिवहन समस्याएं. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक और टाइप की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे टाइम की. पहले की दुनिया काफी आसान थी, क्योंकि लोग वही खाते थे, वही पहनते थे, वही यूज करते थे जो उनके आसपास के इलाके में बनता है या पैदा होता है. पहले के लोगों का एक बढ़िया सिस्टम ये था कि लोग वही चीज यूज करते थे, या मजबूरी मानिए या इच्छा से मानिए, लेकिन लोग वही चीज यूज करते थे, वही खाते थे जो उनके आसपास में उगता था और बनता था. जैसे आप लोग देखेंगे पुराने वाले टाइम में, तो ज्यादातर लोग जो थे वो बाजरा खाते थे, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में बाजरा खूब होता था, तो बाजरे की ही रोटियां खाते थे. गेहूं, जैसे हमारे माता पिता बताते हैं, दादा दादी से सुना है कि भाई जो गेहूं थे वो तो हमारे नए के बराबर होते थे, या हम तब रखते थे कि जब कोई जवाई आया है या कोई खास व्यक्ति आता था तो ही हम गेहूं की रोटी बनाते थे. ज्यादातर हम वो मेहमानों के लिए होती थी, यानी आप यूँ समझिए कि ये मिठाई के तौर पे थी. गेहूं एज ए मिठाई यूज होता था. इतना खास था गेहूं, तो गेहूं तो होता ही नहीं, कि बाजरा यूज करते थे, क्योंकि बाजरा हमारे यहाँ उगता था. तो और हम खाते भी वही थे, वही सामान यूज करते थे जो हमारे आसपास में उगता था या बनता था. तो ये बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल था. इस वजह से क्या होता था कि हम ट्रांसपोर्टेशन पे निर्भर नहीं करते थे. चीजें सस्ती हो जाती थी. क्यों? क्योंकि आपके आसपास में उग रही है. आपके आसपास में उग रही है, तो जिसे आदमी को भी वो सामान बेचना होता था, उसे कोई दूर से सामान लाना नहीं पड़ता था, लोड करके नहीं लाना था. अब जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ,
ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि आज व्यक्ति के पास एक अच्छी चीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आदमी कैलिफोर्निया आमंड्स खाता है, मतलब जो कैलिफोर्निया के आने वाले बादाम है वो हम किसी भी गांव में बैठ के खा सकते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए उगते तो वही है ना, पैदा तो वही होते हैं कैलिफोर्निया में। अब कैलिफोर्निया में पैदा होते हैं और आप अपने गांव में खा रहे हैं, तो फिर बाकी क्या बचा, बाकी बचा कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उस बादाम को कैलिफोर्निया से आपके गांव तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो उसको कई गुना ज्यादा महंगा कर देगा, कई गुना ज्यादा महंगा कर देगा। उसका एक यही सबसे बड़ा रीजन जो है वो पैदा हो जाता है कि आज का युग ग्लोबलाइजेशन का है, और ग्लोबलाइजेशन के युग में यही सबसे बड़ी मार है ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि आदमी को सब कुछ चाहिए, उसे वो भी चाहिए जो किसी और देश में, दूर दराज के देशों में बन रहा है, पैदा हो रहा है, और वो इंडिया में यूज करना चाहता है। आपको आज आप ये देखते हैं कि जो भी चीज आप मंगवाते हैं, कभी आपने देखा वो मेड इन कहाँ की है? आप ये ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मेड इन कहाँ की है। आप पे करने को तैयार हैं। अब आप जो पे कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कॉस्ट जो है वो इस बात का है कि उस सामान को लाने की वजह से, जब कोई सामान कई कंट्रीज पार करता है तो उसका टैक्स भी बढ़ जाता है। वो सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन ही कहलाता है, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन ही कहलाता है। जब आप कोई चीज मंगवाते हैं तो वो जिस देश से भी होते हुए आती है, जिस रास्ते से होते हुए आती है, हर रास्ते में अपना अपना टैक्स लगता है, नहीं लगता ही है। मान लीजिए आप हरियाणा से कोई चीज राजस्थान में लेके आ रहे हैं तो बॉर्डर पे टैक्स लगेगा ही, कस्टम ड्यूटी लगेगी। ऐसे ही आप कोई सामान अमेरिका से मंगा रहे हैं तो अमेरिका से जब वो निकलेगा तो उस देश का टैक्सेशन लगेगा, फिर जब वो इंडिया में एंटर करेगा तो इंडिया का टैक्सेशन उस पर अप्लाई हो जाएगा, और फिर इंडिया के अंदर भी जब वो स्टेट पार करता हुआ कई स्टेट होता हुआ जाएगा तो हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाएगा। तो फाइनली जब तक आप तक पहुंचेगा तो पता नहीं नाना प्रकार के वो जो टैक्सेस है वो आप उस सामान में ऐड कर चुके होंगे। हाँ, वो काम सामान आपको अलग अलग टैक्स नहीं समझाए जाएंगे, आपको एक ही चीज बताई जाएगी, एमआरपी, कि भाई अभी सामान इतने रुपए का बिकेगा। तो जो महंगी चीज हुई है वो है, अब बादाम महंगे नहीं हुए हैं। कई लोग कहते हैं बादाम महंगे हुए, नहीं, बादाम महंगे नहीं हुए। बादाम तो आज भी आप कैलिफोर्निया जाके खा के आए या सेम को कश्मीर जाके खा के आए तो आपको पता चलेगा बहुत सस्ते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते हैं। तो जो महंगा हुआ है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे महंगा हुआ है? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बनते हैं, तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो वो होता है। जो ट्रक आता है, जिस ट्रक में वो लेके जाते हैं वो ट्रक महंगे हो गए हैं, तो उनको लाने ले जाने का हो गया, उसमें जो खलासी है, जो ड्राइवर है, उसके पैसे बढ़ गए हैं क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है तो उसकी तनख्वाह बढ़ी है, तो वो सारे ऐड हो गए। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें ऐड हो गए, ओवरऑल आपको दिखने लग गया है। ऐसे ही टैक्सेशन बढ़ गया, तो जो हमारा स्टेट वाइज टैक्स लगता था वो बढ़ गया, सेंट्रल के टैक्स बढ़ गए। तो इस तरीके से हजार चीजें बढ़ने की वजह से, वरना अगर आप सोचिए अगर आप कश्मीर में जाके सेम खा के आए, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि डीजल के भाव क्या है, पेट्रोल के भाव क्या है, गाड़ी कितनी महंगी हुई है, तनख्वाहें कितनी बढ़ गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस स्टेट ने कौन सा टैक्स लगाया है, क्योंकि अब आप सीधा पेड़ से तोड़ के खा रहे हैं। तो ये सबसे सस्ता है, ये एकदम सस्ता है। मतलब मिनिमम अगर चार्जेस कोई है तो वो है पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट खाने वाला। लेकिन है ना, शुरू हो जाता है कहानी। हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा, आप लोग पढ़ते हैं कि गेहूं जो है वो त्योहारों पे काम होता था, या कोई विशेष व्यक्ति जब आपके घर आता था, अतिथि, तो यूज होता था। लेकिन आज हमने क्या कर दिया, आज हम डे बाय डे पे वो यूज करने लगे। अब गेहूं जो है हमारे आसपास के इलाकों में पैदावार इतनी ज्यादा होती ही नहीं है। बाकी हम भी जानते हैं, जैसे चावल है, आज आप चावल खा रहे हैं, चावल कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ चावल है? तो इसका मतलब आप चावल किसी और स्टेट का खा रहे हैं। अब किसी और स्टेट का खा रहे हैं तो वो महंगा होना ही होना है। किसी भी और स्टेट की, आपकी 50 किलोमीटर की परिधि के बाद की कोई चीज अगर आप खा रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड हो रहे हैं। क्योंकि 50 किलोमीटर तक तो आदमी यूं ही बाजार, 50 किलोमीटर में क्या होता है, वो पैदा करता है, बाजार तक तो लेके आएगा ही आएगा, तो वो उतना ऐड ही नहीं करता। वो उतना ऐड ही नहीं करता। हर किसी को पता है कि गेहूं या कोई भी सामान जो है वो खेत में तो बिकेगा ही नहीं, बिकेगा तो बाजार में, तो बाजार में वो लाएगा, इधर से आप बाजार में पहुंच जाओगे। ना तो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड करोगे ना वो ऐड करेगा। तो वो सबसे सस्ता रहता है। 50 किलोमीटर दायरे तक का जो खर्चा होता है वो सीधा सीधा होता है कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर, या फिर जो प्रोडक्शन कर रहा है उसमें और कस्टमर में सीधा कनेक्शन होता है, कोई बिचौलिया नहीं होता। तो ये सीधा तरीका है बिचवाली का और खरीदारी का। इसमें आपको सारी चीजें सस्ती मिलेंगी, सबसे मिनिमम प्राइस पे मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब दुनिया बदल गई। अब हम खाना चाहते हैं फॉरेन की चीजें, चाइनीज खाना चाहते हैं, रशियन खाना चाहते हैं, इटालियन खाना चाहते हैं, अमेरिकन खाना चाहते हैं। अब इटालियन को ये टेंशन है कि जो इटालियन टेस्ट है वो इटालियन टेस्ट बना रहे। अब बना रहे हैं तो बहुत सारों की जो ब्रेड है, बहुत सारे जो रेस्टोरेंट है उनकी ब्रेड इटली से आती है। हाँ बताइए,
उनकी ब्रेड इटली से आती है, उनका जो बटर है, उनका जो सॉस है, वो इटली से आता है हवाई जहाज में चल के, और फिर आप खा रहे हैं। तो सोचिए कितना महंगा होगा, नहीं होगा, है ना। मैकडोनल्ड में देखिए, चाहे आप बर्गर किंग में देखिए, इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी है। हाँ, काफी सारी चीजें वो यहाँ पे भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वो उस कंट्री से मंगाते हैं जिस कंट्री में उनका हेड ऑफिस है। तो सोचिए आपकी ब्रेड है या आपका बटर है या आपका सॉस है, वो फ्लाई करके आ रहा है, तो फिर तो वो चीज़ तो ऐड होगी होगी महंगे में। तो हम कहते हैं कि भाई मैकडोनल्ड के अंदर बर्गर इतना महंगा क्यों है, बाकी जगह 40 में मिल रहा है, यहाँ पे 120 में क्यों मिलता है। तो उसका बड़ा कारण ये है कि उनकी ब्रेड स्पेशल आती है, वो स्पेशली ब्रेड यूज करते हैं, अलग से मंगवाते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है सारा महंगाई का जड़ जिसकी बात आज हम करने वाले हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन। अब ये है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन को तो नहीं रोका जा सकता क्योंकि लोग ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन में यही सबसे बड़ी, इसमें कई कंट्री ने फायदा उठाया, कई कंट्रियों को नुकसान भी हुआ है। नुकसान उनको हुआ है जो खाते ज्यादा है ना, जो खाते ज्यादा है, कंज्यूम ज्यादा करते हैं, वो तो महंगे पड़ेंगे पड़ेंगे, क्योंकि वो कस्टमर है, वो कस्टमर है जो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, वो कस्टमर है। तो जो कंज्यूमर है, उसी का नाम कंज्यूम कर रहा है, वही कंज्यूमर है। कंज्यूमर को कस्टमर कहते हैं। तो जो कंट्री ज्यादा कंज्यूम कर रही है वही बस नुकसान खा रही है, क्योंकि फिर सामान तो बाहर से, क्योंकि अब आपका जितना भी सामान है, शायद कोई भी कंट्री, ऐसा कोई कोई बात नहीं कि अगर हम अमेरिका की बात करें या कोई और कंट्री, सब कंट्री में यही दिक्कत है, बाहर से भी सामान आता है। क्योंकि लोग, मान लो अमेरिका में लोग बैठे हैं, वो इंडियन खाना खाना चाहते हैं, इंडियन मसाले खाना चाहते हैं, तो वो तो इंडिया से जाएंगे, तो वो तो उनको भी वही चीजें परेशान करती है। ठीक है, उनके वहां ज्यादा चीजें थोड़ी पैदावार होती है तो वो चीजें सस्ती पड़ जाती है। बाकी ग्लोबलाइजेशन में हर चीज को एक नुकसान तो सब देख ही रहे हैं कि भाई हम चीजें बाहर से मंगवाते हैं, बाहर की चीजें। और कोई भी देश में ये भी एक कारण है कि वो अपने खाने को छोड़ के बाहर के खाने पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कपड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही देखने को मिलता है। अब जैसे अमेरिकन है, तो अमेरिकन अमेरिका के ज्यादा कपड़े ना पहन के वो बाहर की कंट्रीज के कपड़े ट्राई करना चाहते हैं। हम जैसे हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम हमारे कपड़े छोड़कर कौन से ट्राई करना चाहते हैं, जो डेवलप कंट्री के कपड़े, जो वो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े ट्राई करना चाहते हैं। तो ये हर देश की कहानी है। हर किसी को अपना थोड़ा सा कमजोर लगता है, दूसरे का थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो दूसरा ट्राई करना चाहता है, इससे फिर बाहर की चीजें अंदर आती है और उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होता है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन की सारी महिमा मंडल की सारी चीजें महंगाई का बड़ा कारण। अब हम कहते हैं कि भाई, हमारा मानना ये है कि हम ये मानते हैं कि सरकारें महंगाई कर रही है, सरकार महंगाई, सरकार अपना जो रोल प्ला करती है वो तो करती है, वो तो सच है, उसका थोड़ा बहुत रोल तो है। लेकिन बाकी जो रोल है वो है कस्टमर का। कस्टमर बहुत वैरायटी मांगता है, और ये वैरायटी उसको लोकल एरिया में देना संभव नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन ही उसका एक सॉल्यूशन है। कंट्रीज बार चीखती चिल्लाती भी रहती है, आप देखिए जापान को देखिए, आप चाइना को देखिए, और आप यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, ये बार बार कहते भी रहते हैं, इवन गाइडलाइंस भी जारी करते हैं कि, अरे मोदी जी ने भी किया था, लोकल फॉर वोकल, है ना। तो ये क्यों करा गया कि भाई जितना आप अपनी कंट्री की चीजें कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा हम पे एक्स्ट्रा बर्डन कम रहेगा, हमारा पैसा कम बाहर जाएगा। लोकल चीजों को ज्यादा यूज करिए, लोकल चीजों को ज्यादा यूज करिए, है ना। आप देखिए खादी का एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है, खादी, भारत सरकार का खुद का एक उपक्रम है खादी के नाम से, जिसमें क्या होता है, खादी के कपड़े बनाए जाते हैं जो गांधी जी यूज करते थे। और उस खादी को, क्योंकि खादी हमारा है, उस खादी को यूज करने के लिए बहुत से कहते हैं कि खादी को यूज करो, लेकिन क्या यूज होता है, नहीं। अगर उस खादी को यूज करें तो वो सबसे सस्ता पड़ेगा, सबसे बढ़िया होगा हमारे लिए, लेकिन हम वो यूज नहीं करेंगे, हम इम्पोर्टेड कपड़े यूज करेंगे, बस वो फिर महंगे होंगे। कंपनियां जो कमाती है वो तो कमाती है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो लगेगा। अगर कंपनी मान लो ना भी कमाए, तो भी आप ट्रांसपोर्टेशन से तो नहीं बच सकते, ये तो कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो खर्चा है, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की एग्जिट प्रॉब्लम है। तो कोई भी चीज में अगर हम अप्रोक्सीमेटली माने, तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग आज हर चीज की जो कीमत है उसमें लगभग लगभग 50 से 60% जो चार्जेस हैं, कोई भी चीज अगर 100 रुपए की आ रही है, तो 60 से 70% चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन के। और ये ट्रांसपोर्टेशन भी एक लेवल पे नहीं है, बहुत लेवल पर है। आप ये सोचे कि सिर्फ एक लेवल पे नहीं, एक लेवल पे नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी कंपनी बना रही है, मान लीजिए चेन्नई में बना रही है, तो चेन्नई में बना रही है, तो वो अब कंपनी अपने यहाँ से सामान निकालेगी, तो कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड करेगी, फिर वो पहले वाले व्यक्ति को देगी, जिसे होलसेलर कहते हैं आप, या रिटेलर कहते हैं, ये बिचौलिया जो होते हैं, इनको सामान देती है। फिर वो अपना 2-3% ऐड कर देते हैं, फिर वो अगले को ट्रांसफर करते हैं, फिर अगला अपना 2-3%, 1% का अपना मार्जिन रख के आगे ट्रांसफर करता है। ये धीरे 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 ये सब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहलाते हैं। क्यों? ये सब होते ही नहीं ना, ये होते ही नहीं। अगर आप कंपनी के बाहर खड़े होते तो क्या ये सब होते? ये नहीं होते।
फिर कंपनी का जो मार्जिन है वो मार्जिन लगता, आप कंपनी से माल लेते, घर ले आते, बात खत्म। ये बिचौलिए होते ही नहीं। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में ही काउंट होते हैं। कंपनी से निकलने के बाद आप तक पहुंचने के बीच वाला जितना भी चार्जेस है वो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, चाहे बिचौलिए हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई और हो। तो सोचिए कितना महंगा पड़ता है इसकी वजह से, है ना। तो ये प्रॉब्लम आज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो समझ लो इस बात को, इसको एक अंदाजा लगा के देखो कि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सरकारें क्या कर सकते हैं, सरकारें भी इसके अंदर एक तरह से कमजोर है। लोगों को पसंद आता है, लोगों को पसंद आता है, तो सरकार को लगता है कि ठीक है लोग पसंद कर रहे हैं तो चलो, सामान लोगों को नाराज तो नहीं किया जा सकता। और ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया और खुल रही है। कल हमने अगर हमारा बाजार नहीं खोला और कल हमें पता चला 10 साल बाद में कि हमने गलत निर्णय ले लिया, तो रिवर्स तो कर नहीं सकते। तो दुनिया क्या करती है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं हम वैसा ही करते हैं। हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सोचते हैं तुम डूबोगे तो हम भी डूब जाएंगे, और तुम तीरोगे तो हम भी तीर जाएंगे। तो हम इसलिए एक तरीके की चीज करने की कोशिश करते हैं ताकि डूबे भी साथ में और तीरे भी साथ में। गौर करेंगे आप लोग, ये बड़ी कॉमन चीज है। आप क्योंकि आप अलग से रास्ता बना के रिस्क नहीं लेना चाहते। आप सोचे अगर मैं अकेलो फेल हो गया तो, अगर मैं मेरा नयो रास्ता निकाले और मैं फेल हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। मैं अकेलो ही मिल लूंगा ई धरती पर ईशो जो ई तरीका से फेल हुए। जब रिस्क कौन लेना, नया तरीका ट्राई कौन करना चाह, आप अब ट्राई करना चाहिए, कॉमन है। कम से कम फेलियर भी मिलती तो भीड़ मिलती, और सफलता का भी लोग मिलती तो खूब भीड़ मिलती। तो भीड़ भी रही यहाँ पर कुल मिलाकर, मतलब अकेला तो कौन नहीं हुआ। इसीलिए हम ज्यादातर कॉमन डिसीजन लेते हैं जो सब होते हैं। ऐसे ग्लोबलाइजेशन में होता है, हर कंट्रीज यही देखते हैं कि बाकी कंट्रीज क्या कर रही है, कि बाकी कंट्री ग्लोबलाइजेशन करे तो अपने भी कर दो, बाकी लोग इंटरनेट को ओपन कर रहे हैं अपने भी ओपन कर दो। तो वही कॉमन तरीके से एक चीज पूरे वर्ल्ड में चलती है, जैसे समाज में चलती है। ताकि कोई भी अलग से रिस्क नहीं लेना चाहता कि कल मैं अलग हटके कुछ करूं और कल वो गलत साबित हो गया तो मैं कहां जाऊंगा। अगर हटके करूंगा कुछ भी, और कल मान लीजिए सपोज कीजिए आप में से कोई बंदा है जो गांव में रहता है और वो ड्राइंग करना शुरू कर दे, बोले मन कौन करनी सेकंड ग्रेड, मन कोई फर्स्ट ग्रेड कौन करनी, कोई कौन मन ड्राइंग करनी। अब वो 10 साल बाद अगर अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाया तो एक बंदे उल्ट एक एग्जांपल ये लीजिए, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था और सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट नहीं हुआ, कौन सो ज्यादा परेशान उसे, वो ड्राइंग वाला या वो सेकंड ग्रेड वाला। देखो फेल दोनों ही है, सेकंड ग्रेड वाला भी फेल हुआ है और ड्राइंग वाला भी फेल हुआ है। लेकिन दुनिया किसको बड़ा फेलियर मानेगी, जिसने अपने निर्णय खुद लिए, जो स्वतंत्र होकर निर्णय ले रहा है, कह रहा है वो तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा सेकंड ग्रेडर भी बर्बाद करी है, बी को भी सिलेक्शन को नहीं, बर्बाद तो वो भी करी है, लेकिन बी की बर्बादी इतनी बड्डी कौन लागे, क्यों ओवरऑल इसी बर्बादी घना ही लोग कर रहे हैं। ई टाइप की बर्बादी बहुत लोग कर रहे हैं ना, बी की बर्बादी थोड़ी कम लाग सी, लेकिन ई की बर्बादी ज्यादा लाग सी। क्यों, क्योंकि वो स्वतंत्र होने की कोशिश करी, वो सिस्टम से बाहर आने की कोशिश करी। इन कैसी वो बुड्डो फेलियर है, समझे बात है। तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने इंडिपेंडेंटली कुछ निर्णय लिया और उसमें आप फेल हो गए तो ये सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है, बजाय कॉमन रास्ते में जाके फेल हो जाओ, फेल कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम भी समझदार है, इसलिए आप बेतरीका ढूंढा फेल होना का भी जिका कॉमन वे, ताकि ज्यादा बोझ नहीं आवश्यक पे। आप अभी फेलियर तो पता ही है, आपने पता है कि सक्सेस और फेलियर सिक्के के दो पहलू है, वो तो होने ही है। तो फेल भी हुआ तो कम से कम कॉमन रास्ता से फेल हुआ, ताकि लोगों ने फेलियर भी बड़ो नहीं लगे, बड्डो फेलियर नहीं लगे, है ना। छोटो फेलियर लगे कि हाँ यार कोई बात को नहीं हो, सेकंड ग्रेड में घना कोई को नहीं हो, इको के को नहीं हो, घना ही लोग बैठे, वो भी बम सही है जना। आपनी बात कॉमन दे जैसी अपन अति ज्यादा रिग्रेट फील को नहीं हुआ कि आप गड़बड़ कर लियो, कुछ खतरनाक कर लियोगे। तो इस वजह से अधिकतर लोग सामान्य रास्तों चुनने, समझ क्यों चुनने, इस वजह से कि सामान्य सामान्य रास्ते में फेलियर भी सामान्य होता है, तो दिक्कत नहीं है। और अलग रास्ते में अलग रास्ता बनाओगे तो फेलियर भी बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा दिखाई देगा तो फिर उसकी बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो दिक्कत है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन अब ग्लोबलाइजेशन का एक सच हो गया, एक फैक्ट हो गया, इसको टाला ही नहीं जा सकता। तो फिर टाला नहीं जा सकता तो क्या करें, तो आते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि भाई ये काम करो, सामान तो लोग मंगवाएंगे ही, खरीदेंगे ही, बाहर से भी खरीदेंगे, सब कुछ होगा, कैसा ना कैसे ट्रांसपोर्टेशन को कम कैसे किया जाए। बस हमारा आइडिया ये है। अब हम दुनिया को चेंज नहीं करने वाले, हमने दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया है कि लोग बाहर का सामान मंगवाएंगे, आदान प्रदान होगा, आत्मनिर्भर चीजें नहीं बनेंगी, हम दूसरों पे निर्भर करेंगे। अब आत्मनिर्भर नहीं अच्छा लगे, सुनना में अच्छा लगे, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाता है। लेकिन आत्मनिर्भर देखो सोचो, इसीलिए मोदी जी ये इतने लंबे समय से क्यों आत्मनिर्भर, हर कंट्री चलाती है ये,
ये हर कंट्री आत्मनिर्भर का प्लान चलाती है। क्यों? क्योंकि जितना हम खुद पे निर्भर करेंगे उतना हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नए के बराबर होंगे। एटलीस्ट किसी और कंट्री को तो पैसा नहीं देना पड़ेगा ना हमें, ये तो कम हो जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर है। जितना देश कोई आत्मनिर्भर होगा उतना वो स्वतंत्र होगा, उतना वो मजबूत होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, लोगों के चॉइसेस है, लोगों को चाहिए, है ना, लोगों को चाहिए कि इसके कपड़े, यूएस पोलो की ड्रेस होनी चाहिए, यूएस पोलो की पैंट होनी चाहिए, है ना, एप्पल का आईफोन होना चाहिए। तो सब आप बाहर के प्रोडक्ट ही डिमांड कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो वो तो चाहिए ही होगा। अब वो दोगे तो फिर आप आत्मनिर्भर कैसे हुए? अब आत्मनिर्भरता को छोड़ देते हैं, मोदी जी पे छोड़ देते हैं, और हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कि जो सो है सो सत्य है, नहीं टाला जा सकता। अब बात करते हैं कि कैसे इस कॉस्ट को कम किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए। हाउ टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर किसी प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो कैसे ले जाएं कि ये कॉस्ट जो है, ये जो खर्चा है, ये कम से कम हो। इस टाइप की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम सीधी सी है। एक छोटी सी प्रॉब्लम लेंगे। हम जानते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चरर्स और एक होते हैं कस्टमर, है ना। दो चीजें होती है। हर कंपनी को अपने सामान को ले जाके कस्टमर तक पहुंचाना होता है। और जब, है ना, कस्टमर का मतलब कोई जरूरी नहीं एंड कस्टमर की बात कर रहा हूं मैं। कस्टमर का मतलब ये हुआ कि जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी अपने पहले आदमी को जिसको सामान देती है वो एट टाइम तो कस्टमर ही हुआ ना। मैंने मान लिया मैं दुकानदार हूं, मैं कुरकुरे नहीं बनाता, तो जो कंपनी है वो मुझे कुरकुरे देगी, तो उसके लिए तो मैं कस्टमर ही हुआ ना एक बार। फिर मैं किसी को बेचूंगा, मैं सेलर हो जाऊंगा, वो कस्टमर हो जाएगा। फिर वो किसी को अगर बेच रहा है तो वो कस्टमर हो गया। तो एट ए मोमेंट, एक टाइम पर तो मैं कस्टमर ही हूँ, क्योंकि मैं कंपनी से कुरकुरे खरीद रहा हूँ, है ना। दुकानदार हूं मैं, लेकिन फर्स्ट टाइम तो मैं कस्टमर ही हुआ ना। फिर मैं बेचूंगा, मैं सेलर बन जाऊंगा, आगे वाला कस्टमर बन जाएगा। और एंड कस्टमर किसे कहते हैं? जो सही में कस्टमर है, जो ओरिजिनल कस्टमर है, वो है जो पैकेट ना फाड़ी, जो पैकेट ना फाड़ी, बस वही है जो सिंगल रोल में है, वो कस्टमर है। और जो पैक करी वो ओरिजिनल सेलर है ना। बीच में सारे कस्टमर सेलर है। बीच वाले जितने भी होते हैं वो कस्टमर और सेलर होते हैं। सिर्फ दो ही होते हैं ओरिजिनल। एक तो होता है ओरिजिनल सेलर, जो सही में बनाता है, जो पैक करता है, जो पैकेट को पैक करता है। और लास्ट कस्टमर को ना, जो पैकेट को फाड़ता है, खोलता है वापस। जो पैक करता है वो सेलर, जो खोलता है वो कस्टमर। उसके बिचौलिए कौन है? बिचौलिए है जो कस्टमर कम सेलर, कभी सेलर है कभी कस्टमर है। पहले कस्टमर बनते हैं, फिर सेलर, कस्टमर सेलर, यूं चलते रहते हैं। ठीक है। तो समझ जाना कि मैं जब बात कर रहा हूँ कस्टमर सेलर की, तो बिचौलियों की बात ही कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मान लीजिए कोई गोदाम है, कोई कंपनी है, उसके पास 3 गोदाम है। प्रॉब्लम को समझना किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, फिर इसके हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है कॉस्ट, कैसे कम करते हैं, डैश 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 डैश। अब ये मान लो ये कोई कंपनी है, और उस कंपनी के पास गोडाउन होते हैं। आपने देखा होगा उसे वेयर हाउसेज हम कहते हैं। जैसे अमेजोन को ले लीजिए, जो बड़ी कंपनी है वो वेयर हाउसेज बनाती है। वेयर हाउसेज वैसे बड़ी कंपनियां नहीं बनाती। हर किसी बड़े दुकानदार, जो बड़े दुकानदार होता है, आपका बड़ा बढ़िया जो है, उसको देखोगे तो उसने गोदाम बना रखे होंगे गांव के अंदर, या आपके शहर के अंदर, या आपके कस्बे के अंदर, उसने गोदाम जरूर बना रखे होंगे। एक होगा जिस दुकान पे वो बैठता होगा, और 2-3 उसने, जैसा उसका बिजनेस है, बड़ा है छोटा है, उस हिसाब से उसने गोदाम बना रखे होंगे, और सारा सामान वो गोदाम पे रखता होगा। दुकान में तो सिर्फ डेमो के लिए रखता है कि कोई आ गया कि सेठ गेहूं दिखाओ, जैसे दिखा दिया, देखो 4 प्रकार का गेहूं है, ये 4 प्रकार का गेहूं है, वो बाजरो है, वो फलाना है, बस वो एक डेमो दिखाने के लिए। फिर कहा कि साहब वो बाजरो, वो गेहूं चाहिए, बोले कितना चाहिए, बोले 4 बोरी चाहिए, तो वो ठीक है, पहुंच जैसी थारकन एड्रेस दे दो। फिर वो गोदाम से निकलवा के उसके घर तक पहुंचा देता है। ऐसे ही होता है, यही काम करता है। तो जब बनिया ये काम करता है, तो बड़ी कंपनियां भी ऐसे ही काम करती है। बड़ी कंपनियां भी बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाती है, जिसे आप ए सिंपल भाषा में गोदाम कह सकते हैं। गोदाम कह सकते हैं, गोदाम में वो अपना सामान रखती है। फिर जिसको जितना सामान पहुंचाना होता है, उन गोदामों से सामान पहुंचाया जाता है ना। ये बिचौलिए का बढ़िया तरीका होता है। अरे है भी ये वेयर हाउसेज, जिसको आप आज वेयर हाउसेज कहते हैं, एक्चुअल में इसको हमें हिंदी में गोदाम कहा करते थे। ठीक है। तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास 3 वेयर हाउसेज है। कंपनी माल बनाती है और इन वेयर हाउसेज में स्टोर कर देती है। वेयर हाउसेज 1, वेयर हाउसेज 2 और वेयर हाउसेज 3।
3 वेयर हाउसेज, वैसे 3 नहीं है, कई और ज्यादा भी होते हैं। जैसे अब जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन का एक हरियाणा में वेयर हाउसेज है, एक शायद गुजरात में है वेयर हाउसेज, एक और ऐसे करके वो जैसे उनको लगता है कि भाई यहाँ से सामान आराम से पहुंचाया जा सकता है, इस तरीके से वो 4 5 6 अपने वेयर हाउसेज, ताकि कनेक्टिविटी रहे। 2 वेयर हाउसेज पास में नहीं है वरना तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो ऐसे कंट्री पे अपने वेयर हाउसेज खोलते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास 3 वेयर हाउसेज है, W1 W2 W3, और इन वो एक ही तरीके का माल बेचते हैं। हम प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम मानते हैं कि ये कुरकुरा की कंपनी है, खाली कुरकुरा बनावे, और क्यों क्यों बनावे, ये कुरकुरे के पैकेट बनाती है, ठीक है। और जो पहला वेयर हाउसेज है, इसमें कुरकुरे के 100 पैकेट रखे हुए हैं, दूसरे वेयर हाउसेज में 200 पैकेट रखे हुए हैं, तीसरे वेयर हाउसेज में मान लीजिए 250 पैकेट रखे हुए हैं। ये इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी, इतने अवेलेबल है, उपलब्धता, हिंदी में इसे कहते हैं उपलब्धता, इतने अब कंपनी के पास है, इतने वेयर हाउस, इन वेयर हाउसेज में इतने इतने पैकेट्स पड़े हैं, कार्टून बोलिए, पैकेट बोलिए, बोरियां बोलिए, सामान के हिसाब से चेंज हो जाएगा, गेहूं होगा तो बोरियों में होगा, है ना, और कोई सामान होगा तो कार्टून में होगा। तो जो भी जिस तरीके से वो पैकिंग करते हैं उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं। तो W1 W2 W3, ये इन वेयर हाउसेज में ये कार्टून पड़े हैं। W1 में 100 कार्टून पड़े हैं, W2 में 200 कार्टून पड़े हैं, W3 में 250 कार्टून सामान के पड़े हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम सामान की बात करें तो तीनों वेयर हाउसेज में हमारा टोटल सामान, तीनों वेयर हाउस में हमारा टोटल सामान है 550 कार्टून हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारी टोटल अवेलेबिलिटी होगी, इतना सामान हमारे पास अवेलेबल है। अब सामान को पहुंचाने की बारी, सामान वेयर हाउस में तो पड़ा नहीं रहेगा, जाएगा तो दुकानों पे ही। ये मान लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर है आपके शहर के, D1 D3 D4, 4 डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर की, हर डिपार्टमेंटल स्टोर की अपनी डिमांड होगी, वो जहां रहता है उसकी बिक्री क्या है, रोज कितने कस्टमर आते हैं, कितने पैकेट निकल जाते हैं, इस तरीके से हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जनरल स्टोर है जहाँ पे, या मार्ट मान लीजिए, वो अपने अपनी डिमांड करेंगे कि भैया हमें इतने पैकेट चाहिए, हमें इतने कार्टून चाहिए। तो मान लो जो डिपार्टमेंट 1 है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर 1 है, उसे 50 कार्टून चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंटल 2 जो है वो कह रहा है मुझे 100 चाहिए, और जो डिपार्टमेंटल 3 स्टोर है वो कह रहा है मुझे 200 पैकेट दो, और डिपार्टमेंट 4 है वो भी कह रहा है मुझे 200 पैकेट दो। इतनी इतनी इनकी डिमांड है, ये डिमांड कहलाती है, मांग कहलाती है, और ये अपने आप एडजस्ट हो जाती है। कंपनियां उतना ही बनाती है जितना डिमांड होती है ना, और डिमांड उसी तरीके से होती है जितनी कंपनी बनाती है, आप ज्यादा बनाते भी नहीं है। कुल मिला के फाइनली डिमांड और सप्लाई जो है वो बैलेंस में आ जाती है अपने आप ही। कंपनी कंपनी दुकानदारों से सीखती है, दुकानदार कंपनी से सीखते हैं। भाई कंपनी, अब दुकानदार को पता है कि ये कंपनी 100 से ज्यादा पैकेट नहीं देगी, तो दुकानदार भी क्या करेगा, 100 पैकेट रखेगा और बाकी और पैकेट रख लेगा, ताकि कोई और ग्राहक और पैकेट भी खरीद ले, ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये दोनों अपने आप में है ना, इकोनॉमिक्स बड़ी पेचीदा है, मैथ से भी ज्यादा पेचीदा है। इसलिए जो लोग हैं नॉन मैथ्स को टफ मानते हैं, एक्चुअली मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स से ज्यादा टफ है ये सब्जेक्ट जो वेरी करते हैं। हमारे मैथ्स के रूल तो फिक्स है, पाई हजारों साल पहले भी 3.1415 था, आज भी वही है, आज भी वही है। लेकिन क्या आप और चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, क्या फैशन के बारे में बात कर सकते हैं, क्या फैशन 2024 में वही है जो सन 1014 में या 1024 में था, या 224 में था? नहीं ना। क्या फैशन वैसा है, क्या मकान वैसे बनते हैं, क्या फाइनेंस वैसे ही होता है, क्या बिजनेस वैसे ही रन होते हैं जैसे पहले होते थे? तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा, इसकी कोई रूल बुक ही नहीं है। एटलीस्ट मैथ्स की रूल बुक भी है, प्लस वो कांस्टेंट भी है, वो स्टिक है, वो रिजिड है, वो चेंज नहीं होती। ये मैथ्स की खुशी है। तो मतलब आज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको याद करिए आज से तकरीबन तकरीबन लगभग 15 साल पहले किसी ने बताया था कि 1+1 2 होता है, और आप धड़ल्ले से आज काम कर रहे हैं कि 1+1 2 होता है, 1+1 2 होता है। आज आप सेकंड ग्रेड में हैं, 18 या 19 साल हो गए होंगे, आज भी आप 1+1 2 कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है कि पहली क्लास में क्या पढ़ाया था। लेकिन क्या आप ये इकोनॉमिक्स में उम्मीद कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 1+1 2 होता है? तो इकोनॉमिक्स में जब आज से 10 साल पहले 1+1 2 पढ़ाया था, तो आज भी 1+1 2 होता है? मतलब नहीं, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे टैक्सेशन बदल जाते हैं, रूल्स बदल जाते हैं, नियम चेंज हो जाते हैं, तो वो सारा चेंज हो जाता है। आप किसी सीए के रूम में जाएंगे या किसी लॉयर के रूम में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां ढेर सारी किताबें पड़ी है, ढेर सारी किताबों में लिखा है ये 2024 के रूल बुक है,
2024 में 1+1 क्या होगा, ये 2024 वाली बुक बताएगी। 2023 में 1+1 कितना था, वो 2023 वाली बुक बताएगी। देखा है आपने, किसी भी लॉयर की जो ऑफिस है उसमें जाइए या किसी सीए के ऑफिस में जाइए, तो आप देखेंगे वहां पे किताबें पढ़ी है, मतलब 2024 का 1+1 कितना होगा, 2023 में 1+1 कितना था, और 2022 में कितना था, और 2021 में कितना था। हर साल 1+1 अलग है। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा। अगर हम 2000 साल के इतिहास को जोड़ें तो इकोनॉमिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो कोई सोचे कि मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है, मैथ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है, जिसका 1+1 हर साल एक नया आता है। ठीक है, तो मैथ तो फिक्स तो है। ये हो गया डिमांड। अब हम देख सकते हैं कि तीनों दुकानें मिलकर, चारों दुकानें मिलकर, चारों दुकान मिलकर उतनी डिमांड क्रिएट कर रही है जितनी अवेलेबिलिटी है। 550 अवेलेबिलिटी है और 550 ही इनकी डिमांड है। चारों दुकानों में 550 ही पहुंचाना है। तो इसे कहते हैं संतुलित परिवहन समस्या, संतुलित परिवहन समस्या या बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अभी ऐसी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जिसमें डिमांड और सप्लाई अनबैलेंस हो, मतलब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, या सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो, इस तरीके की प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल संतुलित को पढ़ेंगे। तो ये होगी। अब सामान को ले जाने का खर्चा शुरू होता है। अब हर वेयर हाउस दुकान से अलग अलग दूरियों पे होगा, ये बात तो पक्की है। वेयर हाउसेज अलग अलग जगह पे है, दुकानें अलग अलग जगह पे है। हर दुकान से वेयर हाउस की अलग अलग दूरियां होंगी। अलग अलग दूरियां होंगी तो सामान को ले जाने का अलग अलग खर्चा होगा। अलग अलग दूरियां, अगर आप यहाँ से गाड़ी करके जाते हैं अपने गांव से, एक आप जयपुर जा रहे हैं, एक आप बीकानेर जा रहे हैं, एक आप जोधपुर जा रहे हैं, अलग अलग पैसा लगेगा, गाड़ी का किराया अलग अलग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दूरियां अलग अलग है। दूरियां अलग अलग है तो चार्जेस भी अलग अलग है। तो सेम वही बात है कि भाई चारों के चारों डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो एक जगह तो नहीं होंगे, और एक जगह होंगे तो चलेंगे कैसे? और तीनों वेयर हाउसेज एक जगह बनाओगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो वेयर हाउसेज भी आप अलग अलग जगह पे बनाएंगे, और दुकानें भी आप अलग अलग जगह पे ही बनाएंगे। अब शुरू करते हैं कहानी सामान को पहुंचाने की। अगर मैं एक कार्टून, एक इकाई के बारे में, मैं 1 यूनिट बोलूंगा, जिसे आप कार्टून बोल सकते हैं, कट्टा बोल सकते हैं, बोरी बोल सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है एक सामान। एक सामान को अगर मैं W1 से उठाता हूं और D1 तक पहुंचाता हूं तो मेरा खर्च 5 रुपए आता है। इसे समझना, खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर W1 जो वेयर हाउसेज है वहां से मैं अगर 1 यूनिट, एक इकाई सामान उठाता हूं, मतलब एक कार्टून उठाता हूं, तो एक कार्टून को उठाकर अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर 1 पे ले जाता हूं तो मेरे 5 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा, जिसमें सारा खर्चा आ गया, सारा टोटल निकाल से वहां तक पहुंचाने का, टैक्स वैक्स सब जुड़ गया। W1 से D2 मान लीजिए 3 रुपए लगता है पर यूनिट का, यहाँ का 7 रुपए लगता है, यहाँ का 8 रुपए लगता है, यहाँ का 9 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसीलिए हम जो कहते थे, मैं जो पहले कहता रहता था कि जब नया नया बिजनेस आया था, जब जब ऑनलाइन बिजनेस आया था, जब ये ऑनलाइन बिजनेस आया था और जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को इन्होंने ओपन कर दिया था, तब एक बहस भी चली थी। ये शायद 2014 से पहले की बात है। सुषमा स्वराज थी, रात को पार्लियामेंट का अलग से स्पेशल सेशन लगा था जिसमें कहा था कि भाई वॉलमार्ट को इंडिया में काम करने दिया जाए या नहीं किया जाए। तो उसमें मना किया था कि रिटेल में हम नहीं आने देंगे। तो उसका बड़ा कारण पता है क्या? उसका बड़ा कारण ये है, अब इनके पास जो बड़ी कंपनी है, इनके पास है गणित। बड़ी कंपनियों के पास है गणित, डेटा। और ये जो छोटे हैं व्यापारी, आप छोटे का मतलब उनके कंपैरिजन छोटे हैं, जैसे आपका बनिया है, आपके जो गांव में दुकान करके बैठा है, इनके पास डेटा नहीं है। और डेटा नहीं है तो इनके डिसीजन ज्यादातर अनुमानों पर होते हैं कि भाई कोई आदमी आके साहब मन गेहूं चाहिए, तो बोलिए बी के सारे कौन सो है, कब वो दुकान है तो बी दुकान से गेहूं पुगा दो, बी दुकान से गेहूं पुगा दो। उनकी कैलकुलेशन बस सिंपल हुआ करती थी, जो नजदीक है उस गोडाउन से उस दुकान पे सामान पहुंचा दो, उस गोडाउन से उस दुकान पे सामान पहुंचा दो। वो कैलकुलेशन नहीं जानते थे कि कैसे बढ़िया तरीके से कैलकुलेट किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है। जो बड़ी कंपनी है उनके पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, टूल्स है। और उसके पास टूल्स नहीं है, उसके पास सिर्फ समझ है अपनी, बस वो समझ के साथ खेल रहे हैं। और देखिए डेटा के खेल में समझ कमजोर पड़ जाएगी, ये बात पक्की है। आने वाले समय में, और आने वाले क्या समय, आज भी देखिए, आज भी ज्यादातर डिसीजन जो होते हैं वो आपका डेटा सेट ले रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष ले रहा है। व्यक्ति विशेष को तो अलग ही कर दिया, व्यक्ति विशेष को तो अब निर्णयों में अलग कर दिया। अब जो भी आपकी कंपनी में प्रीमियम सेट करना है, या छोटे मोटे चीजें करनी है, या आपके न्यूनतम बैलेंस का चार्ज लगाना है, ये सारे काम मशीन खुद करती है, और वो डेटा के आधार पे करती है। इंसानों के निर्णय उनसे ले लिए गए, क्योंकि इंसान अधिकतर अपने निर्णय अनुभवों या अनुमानों के आधार पे लेता है। और अनुभव हो चाहे अनुमान हो,
अनुभव में भी गलतियां हो सकती है और अनुमानों में तो गलतियां होती है, लेकिन डेटा में गलतियां नहीं होती। तो सारे डिसीजन डेटा के साथ चलेगा। अब जैसे इसको देखिए, अब यहाँ पे जो फैसला लिया जाएगा, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष फैसला नहीं लेगा कि कौन से गोडाउन से, कौन से वेयर हाउस से, कौन सी दुकान पे कितना सामान पहुंचाना है। ये सारे डिसीजन मशीन लेंगी। आपको बस मशीन में डालना है। जैसे आप अमेजोन पे देखते हैं, अमेजोन में भी ऐसे ही होता है। आप अमेजोन में सामान डालते हैं, अपना पिन कोड डालते हैं, अपने आप ही पीछे मशीन, कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, अपने आप मशीन तय करते हैं कि कौन से वेयर हाउस से ये सामान आपको भेजना है। पता है आप लोगों को, यकीन है? ये सारा का सारा मशीन पीछे कर रही है। आप जब भी अपना पिन कोड डालते हैं, पिन कोड पहले से आपने डाल रखा है, तो पिन कोड डालने के बाद उसे पता है कि ये आपका पिन कोड है, इस पिन कोड के लिए ये सामान किस दुकान से आसान पड़ेगा, कम ट्रांसपोर्टेशन में पहुंच जाएगा। वो अपने आप कैलकुलेट पीछे करती रहती है। ये सारा काम पीछे मशीन कर रही है। क्या ये व्यक्ति कर सकता था? सवाल ही नहीं उठता। क्या ये व्यक्ति कर सकता था? आपका बढ़िया चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही सपोर्ट, क्या वो बिना टेक्नोलॉजी के ये काम कर सकता है? जवाब है नहीं, ये नहीं कर सकता। ये सारा काम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही करके दे सकती है। तो ये बड़ा फर्क था। इसीलिए उसमें बहस में यही कहा गया था कि जो बड़ी कंपनी आएगी ये टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, ये टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। और टेक्नोलॉजी जैसे ये वैसे ही है, जैसे अंग्रेज जब भारत में आए थे तो भारत वाले तलवार लेके बैठे थे और वो बंदूकें लेके आए थे। हमारे वाले भयंकर वीर थे, जबरदस्त वीर थे, और एक ही तलवार के नाड़ में शायद हो सकता है शरीर को दो धड़े में अलग कर दे। लेकिन तलवार की प्रॉब्लम ये है कि पहले आपको नजदीक जाके ही आप तलवार चला सकते हैं, चाहे आप कितने भी वीर हो। आप 100 मीटर की दूरी से तलवार नहीं मार सकते। तलवार मारने के लिए आपको नजदीक जाना पड़ेगा। लेकिन गोली की ये विशेषता थी कि आप 100 मीटर या 200 मीटर से भी खच चला सकते हैं। तो अंग्रेज जो थे वो बंदूकें लेके आए थे और हमारे वाले तलवारों से लड़ रहे थे। अब तलवारें, बहुत वीर थे, मैं वीर में मान दो, अंग्रेज मान लीजिए उसके 10% भी नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के पास बंदूकें थी। अंग्रेजों के पास बंदूकें थी और हमारे वालों के पास तलवारें थी। अब तलवारें कितनी देर टिकती? बंदूकों के आगे तलवारें कितनी टिकती? कितने वीर टिक पाते? समझा? तो उन्होंने कैसे राज किया, वो ये था, उनकी बंदूकें लेके आए थे। और बंदूकें टेक्नोलॉजी थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी तलवारों से। तलवारें बेस्ट थी, तलवारें लाठियों पे बेस्ट है। अगर आप लाठियों से कंपेयर करोगे तो तलवारें बेस्ट है, लेकिन बंदूक से कंपेयर करोगे तो तलवारें हैं क्या? नहीं। कितनी तलवारें, कितने युद्ध तलवारों से लड़े जाते हैं, अब बंदूकों से लड़े जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में जो एडवांस रहेगा वो राज करेगा। तो अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी थी। तो जो इससे ये सीख मिलती है इतिहास से कि ऐसा ही वो हमारे साथ करते। अगर वॉलमार्ट है या जो बड़ी कंपनी है, अगर ये इंडिया में आती तो ये क्या करती? ये यही करती, ये टेक्नोलॉजी लेके आती। और ये टेक्नोलॉजी लेके आती और हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये कभी उनका सफाया कर देती। ये वैसे ही होता कि वो तलवार लेके खड़े हैं, ये बंदूकें लेके आती, ये बंदूकें लेके आती, मिसाइलें लेके आती, तोप लेके आती। कहाँ टिकती हमारी तलवारें? तो यही वो कारण था। इसी वजह से एक सेशन अब देखना चाहिए आपको, सुषमा स्वराज ने काफी अच्छा बोला था उसमें। और यही बात को लेके बाद में वो कैंसिल हुआ था कि भाई वॉलमार्ट को नहीं आने दिया जाएगा। अगर वॉलमार्ट आया तो वो सारी दुकानों को खत्म कर देगा। हाँ, बंदूक कितना भी आदमी चला सकता है। बिल्कुल, बाबर वाला भी आपने देखा हो तो बाबर वाले में जब युद्ध हुआ था, बाबर जो इब्राहिम लोदी से जीता था, वो कैसे जीता था? वो ऐसे ही था, यही था, वो तोप लेके आया था। तो सरप्राइज थे सब कि तोप हो सकती है। तोपों के बारे में किसी को अंदाजा ही नहीं था, उन्हें लगा कि क्या चीज है। जब वो गोले पड़े तब उनको पता चला कि ये तो आग बरसा रहे हैं। हमें तो, हम तो जाएंगे पास जाके लड़ेंगे, ये पास में आने ही नहीं देंगे हमें, ये पहले ही मार देंगे। तो वो टिक ही नहीं पाए थे। ठीक है ना? तो यही बड़ी बात है। और शायद आपको याद होगा, मैंने वो एक बुक पढ़ी थी, उसमें बताया था कि जो बाबर थे, बाबर को जो उनका एक व्यक्ति था, नाम उसका नाम याद है, उसने पहली बार इसका मसाला बताया था। मसाला जिसे बारूद कहते हैं, पहले बारूद बताया था कि ये बारूद है और ये इस तरीके का धमाका कर सकता है। तब बाबर की हिम्मत हुई, क्योंकि बाबर तो पहले से निष्कासित हो चुका था। तो बाबर में हिम्मत तब आई कि जब उसने वो देखा कि बारूद, ये तो पूरे गेम चेंजर है। ये चीज अगर हमने गोपनीयता से अगर हमने चला दी तो सामने वाले को हारना ही पड़ेगा। तो वो जो जादू है, चिराग जो मिला था बाबर को, वो था बारूद। और बारूद से फिर ये सब कुछ हुआ। हाँ, बाकी जी के आप ज्यादा जानते हैं मुझसे। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस है। अब कहानी शुरू करते हैं कि सामान को कैसे पहुंचाएं कम से कम कॉस्ट में। देखो, दुकानों को भी 550 चाहिए, वेयर हाउस में भी 550 है, यानी आराम से सामान बराबर बराबर मात्रा में है। अब सारे गोडाउन खाली करने हैं और सारी दुकानें भरनी है, लेकिन दुकानें एक्स्ट्रा नहीं लेंगी। दुकानें एक्स्ट्रा नहीं लेंगी। जो दुकान 50 लेना है वो 50 ही लेगी, जो 100 लेनी है वो 100 लेगी, जो 200 लेनी है 200 लेगी। कोई भी दुकान एक्स्ट्रा नहीं लेगी, उतना ही लेगी जितने की उसको जरूरत है। नंबर एक।
और गोडाउन में से आप ज्यादा सामान नहीं निकाल सकते। किसी गोडाउन में अगर 100 पैकेट पड़े हैं तो 100 ही निकलेंगे, 101 कैसे निकलेंगे? तो सब है। तो गोडाउन से भी उतना ही सामान लेना पड़ेगा जितना गोडाउन में है, दुकानों पे उतना ही सामान पहुंचाना पड़ेगा जितना उसकी डिमांड है। तो ना कोई गोडाउन से ज्यादा निकाला जा सकता है, ना दुकानों पे ज्यादा पहुंचाया जा सकता है। और अच्छी बात भी यही है कि बराबर मात्रा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बराबर मात्रा में पहुंचाना है। अब कहां शुरू होती है कि बताओ किस वेयर हाउस से कितना सामान किस दुकान पे पहुंचाया जाए। अब जैसे कि ये टेबल रही, इन आंकड़ों को देखिए और बताना है कि कौन से वेयर हाउस से कौन सी दुकान पे कितना माल पहुंचाया जाए, ताकि ये ओवरऑल तो 550 पैकेट यहां से वहां पहुंच भी जाए और सबसे कम कॉस्ट में पहुंच जाए, सबसे कम किराए के अंदर ये पहुंच जाए। ये प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये बात समझ में आ गई? आपका जीके देखो, इतिहास पढ़ने का अलग अलग एंगल है। आपका इतिहास पढ़ने का एंगल है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। मेरा वो नहीं है। मेरा कोई बांधा हुआ नहीं हो, मुझे कोई 1517 या 1520 या 1525 याद करके नहीं रखना। मुझे जो पढ़ना है वो है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था, क्या निकल के आया, कैसे इसको समझा जा सकता है। तो आप और मैं सेम नहीं है, इसलिए आपका और मेरा इतिहास सेम नहीं है, कुछ अंतर है। आपको वो पढ़ना होगा जो किताबों में दर्ज है, मुझे वो पढ़ना होगा जो मेरी समझ कहती है, जो मुझे सारे तर्क वितर्क करके जो मुझे लगता है मैं उसको पढ़ूंगा। मुझे कोई एमसीक्यू पे टिक नहीं लगाना है, मुझे किसी किताब का रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे वो दिखना है जो किताबों के पीछे छुपा हुआ है ना, मुझे वो देखना है। और वो गलत भी है, वो अगर किताबों में दर्ज भी नहीं है तो भी चलेगा, और ज्यादातर मेरा इतिहास किताबों में दर्ज होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है वो उस तरीके से नहीं पढ़ा गया। तो इसके तीन मेथड है, तीन मेथड है। एक तो है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम कोना विधि, उत्तर पश्चिम कोना विधि। दूसरी होती है न्यूनतम लागत विधि। न्यूनतम लागत विधि। और तीसरा होता है वोगल मेथड, जिसे कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। सारे तरीके अपने अपने हिसाब से सामान पहुंचाते हैं, सारे तरीके अपने अपने हिसाब से सामान पहुंचाते हैं। लेकिन अब सामान तो कैसे ही पहुंचाया जा सकता है? हाँ, मुझे याद नहीं करना, मुझे सिर्फ उन कड़ियों को जोड़ना है, मुझे इतिहास को एक बनाना है। आप लोगों को अलग अलग याद रखना, आपके प्रॉब्लम में आपको अलग अलग रखना पड़ता है, क्योंकि आपको जीके के हिसाब से पढ़ना है। मुझे अलग नहीं रखना पड़ता, मुझे कड़ियां जोड़नी होती है कि इस घटना की इस घटना से क्या संबंध है, या इतिहास मुझे क्या बताना चाहता है, इतिहास मुझे क्या समझाना चाहता है। मैं उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ, है ना। इतिहास मुझे क्या कहना चाहता है, इतिहास से मैं क्या सीख सकता हूँ, मेरा ध्यान उस पे है, ना कि इस पे कि 1517 में हुआ था या 1522 में हुआ था, है ना। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, वापस आते हैं। तो ये जो मीडिया है, उत्तर पश्चिम कोना, न्यूनतम लागत विधि और वोगल मेथड। मैथ्स का सबसे सुंदर बात पता है क्या? सबसे चीज जो मुझे सबसे प्यारी लगती है वो है क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछते हैं, खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और दम होगा उत्तर देगा, दम होगा तो उत्तर देगा, और नहीं दे रहा है तो गणित में यही सबसे कमाल चीज है, आपके लिए क्वेश्चन के लिए जगह है, और ये गणित को निखारती है। क्योंकि कोई चीज अगर बेटर हुई है, कोई चीज अगर अच्छी हुई है, तो वो सवालों से हुई है। जो सवालों का सामना करेगा वही सत्य तक पहुंचेगा, है ना, या वो सत्य जानता होगा। जो सवालों से घबराएगा या सवाल पूछने से घबराएगा, ना तो वो सही लिसनर हो सकता है,
और ना वो सही बताने वाला हो सकता है। तो अब ये 3 मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए। तो 3 मेथड होने के बाद में अलग अलग मेथड आप कैसे भर सकते हैं, सामान ही तो पहुंचाना है, सामान ही तो पहुंचाना है। आप ये कह सकते हो यार W1 से यहाँ पहुंचा दो, W2 से यहाँ पहुंचा दो, W3 से यहाँ पहुंचा दो, बात खत्म। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ये रहा W2, इसको कितने चाहिए, 200 चाहिए, तो आपने कहा कि W2 से सीधा 200 यहाँ पहुंचा दो, बात खत्म। पूरा W2 को वेयर हाउस को खाली करके D3 पे खाली कर दो, यहाँ से ट्रक भरो और यहाँ खाली कर दो। लेकिन क्या ये जो तरीका है, आप जो भी तरीका अपनाएंगे, उसकी गारंटी कैसे होगी कि वो सबसे न्यूनतम है? सारे संभावित तरीकों में से सबसे न्यूनतम तरीका आपका ही है, इस बात की गारंटी कैसे आएगी? ये है बड़ा सवाल और वाजिब सवाल भी, वाजिब सवाल भी है। आपने कैसे भी सामान पहुंचा दिया, पहुंचाना ही तो है, सामान पहुंचाने के तो हजारों तरीके हो सकते हैं, सामान ही तो पहुंचाना है। लेकिन जिस तरीके से आपने सामान पहुंचाया है, उसकी गारंटी क्या है कि वही सबसे बेस्ट तरीका था? बढ़िया सवाल, शानदार चीज, ये आई ना शानदार चीज। तो तरीके तो और भी बन सकते हैं, तरीके 3 क्यों हो सकता है, आज और भी तरीके ढूंढ लिए गए हैं, तो उस समय के तरीके जो शुरुआती पार्ट था, आज तो शायद और तरीके भी हो गए होंगे। लेकिन उन सारे तरीकों पे आप लगाम कसेंगे ये कह के कि भाई मुझे पहले प्रूव करके दो कि तुम्हारा तरीका सबसे बेस्ट है। कैसे मान लूं कि तुम्हारा तरीका सही है या सबसे न्यूनतम ये है, मुझे और चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे उत्तर पे मैं विश्वास कर सकता हूं, इसकी क्या गारंटी है? तो बिल्कुल सवाल तो सही है, गारंटी तो मांगता ही है। तो इसकी गारंटी है ऑप्टिमल टेस्ट। ये सारे मेथड, आप कोई भी मेथड से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन फाइनली उसको एक टेस्ट से पास होना पड़ेगा जिसका नाम है ऑप्टिमल टेस्ट, जिसे इष्टतम परीक्षण कहते हैं। जो इस टेस्ट को पास करेगा उसका उत्तर ही सबसे न्यूनतम होता है ना। जैसे कोविड में टेस्ट करवाए थे कि गाड़ी में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, तो ये टेस्ट आपका होना चाहिए, ये प्लस ये इंजेक्शन आपके लगे हुए होने चाहिए। तो वैसे ही कुछ कहानी ऐसी है, बहुत बिल्कुल बढ़िया बात भी है, ये सही बात है, सही डिमांड की है बंदों ने कि भाई आप मेथड तो कई बना दोगे, लेकिन कैसे मान ले कि आपके द्वारा आया, हम और उत्तर चेक कर नहीं रहे, तो आपके द्वारा आया उत्तर पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? बोले सही बात है, कायदे की बात करिए छोरो, बात तो कायदे की करिए कि भाई क्या विश्वास कर लिया, के पतो यूं भी कम हुआ तो मैं तो धोखो खा जाऊँ, नुकसान खा बैठा थारा चक्कर का मायने। तो माने बताओ कि थारो मेथड पे विश्वास क्या करा? तो ऑप्टिमल टेस्ट है। अब ऑप्टिमल टेस्ट जैसे ही आया, हमें पता चला कि हमारे जो 3 मेथड है, इन तीनों मेथड में से ये मेथड बहुत कम कारगर है। वो जिको उत्तर अपन दे रहे हो वो उत्तर बहुत कम इफेक्टिव है, ये भी कम इफेक्टिव है। इन तीनों में कंपेयर टू ये ज्यादा इफेक्टिव है। जब ऑप्टिमल टेस्ट वाली शर्त लगाई तो क्लियर हुआ कि भाई ये जो 2 मेथड है ऊपर वाले, ये बहुत कम इफेक्टिव है। वो गलत है, तो फिर हमें क्लियर हो, मैंने यही पर्सन पूछा, चीजें अपने आप साफ होने, पानी अपने आप साफ होने लग गया। तो सवाल पूछे कि मैं कैसे मान लूँ कि थे, तो कहते चाहिए यहाँ भर दो, मैं भर देती हूँ, बर्तन थोड़ी हो कि उत्तर सही आ गया। तो भरने की भी तो गारंटी है कि जो मैं भर रहा हूँ आपके नियम के अनुसार वो एकदम सही है, वो न्यूनतम देगा मुझे, इसकी क्या गारंटी है? तो जवाब है गारंटी ऑप्टिमल टेस्ट है। तो ऑप्टिमल टेस्ट पे जब उतारा गया तो पता चला कि ये 2 मेथड इतने इफेक्टिव नहीं है जितना ये मेथड इफेक्टिव है। तो फाइनली हम सही मेथड पे पहुंच गए। ठीक है, आ जाओ मैं सारे मेथड समझा देता हूँ एक एक करके कैसे काम करते हैं, मेथड में काम कैसे किया जाता है। इन सारे नंबरों को एक बार, इन कोष्टों को ऊपर लिख लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे। ये लो, इनको ऊपर बढ़ लिया, अब इनको मैं मिटा रहा हूँ। ये लो, ये मिटा दिया, ये कॉस्ट है, जो इनके चार्जेस है वो ऊपर लिख दिए मैंने। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो उत्तर पश्चिम विधि है, उत्तर पश्चिम विधि में क्या करना है कि ये आपका देखो ये वाला, इस कॉर्नर से आपको शुरू करना है, क्योंकि ये आपका नॉर्थ और वेस्ट है, इस कॉर्नर से यहां से शुरू करो, है ना। ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट आपका इधर से शुरू होता है, तो आप यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले इस खाने को भरेंगे,
सबसे पहले इस खाने को भरेंगे। हमेशा जब खाने भरने की बारी आए तो आप नॉर्थ वेस्ट को भरेंगे, नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर वाला कोना, फर्स्ट कोने से भरना शुरू करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वेयर हाउस 1 है, ये वेयर हाउस 1 जो है, क्योंकि ये खाना है, ये खाने मतलब वेयर हाउस 1 से सामान जाएगा, वेयर हाउस 1 से सामान जाएगा। वेयर हाउस 1 में टोटल सामान कितना है? 100। तो टोटल सामान 100 है, तो वेयर हाउस 1 से 100 सामान भेजा जा सकता है। D1 कितना मांग रहा है? 50। D2 कितना मांग रहा है? 100। ये कितना मांग रहा है? 200। ये कितना मांग रहा है? 200। कोई बात नहीं, 200 नहीं तो 100 भेज दो, बाकी और जगह से भेज देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वेयर हाउस से पूरा सामान भेजना है। मान लीजिए किसी को 200 कार्टून की जरूरत है, तो एक वेयर हाउस से आपने 50 भेज दिए, एक से 70 भेज दिए, एक से बचे हुए और भेज दिए, तो आप 3 वेयर हाउस से भी अलग अलग सामान करके वहां भेज सकते हैं, है ना। जैसे इसको एग्जाम्पल ले लो, अब इसे जो चाहिए वो 200 चाहिए, है ना। अब कोई वेयर हाउस 1 थोड़ी इसको 200 दे सकता है, तो आप कई वेयर हाउस से सामान मिला के भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेयर हाउस 1। वेयर हाउस 1 100 भेज सकता है, वेयर हाउस 1 100 भेज सकता है, 100 इसके पास टोटल क्षमता है। और D1 D2 D3 को इतना इतना चाहिए, हमें इस बॉक्स को भरना है, इस बॉक्स को भरना है मतलब हमें D1 को भरना है। अब हमें W1 से D1 सामान पहुंचाना है, और W1 से 100 भेजा जा सकता है, लेकिन D1 50 ही लेगा। अब D1 50 ही लेगा तो 50 ही भेजने होंगे। फिर आप W1 से 100 सामान भेज दो, D1 50 ही ले, 50 सामान वापस आ रहा है आपके दुकान पे, क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब है दोनों ही केस में जो न्यूनतम होता है वो फॉलो होता है। अगर वेयर हाउस में कम सामान है, दुकानदार को ज्यादा चाहिए, तो भी जो कम सामान है वही पहुंचेगा। या फिर वेयर हाउस में बहुत सारा सामान है लेकिन दुकानदार को कम चाहिए, तो भी कम ही पहुंचेगा। तो एक्सेप्टेड हमेशा न्यूनतम वाला होगा, दोनों में से जो भी न्यूनतम होगा वही एक्सेप्ट होगा, होना ही है। सोचो, अगर वेयर हाउस में 5 है, दुकानदार को 10 चाहिए, तो 10 कैसे भेजोगे? 5 ही भेजोगे। या फिर वेयर हाउस में 10 है लेकिन दुकानदार को 5 ही चाहिए, तो आप 10 भेज तो सकते हो, लेकिन दुकानदार 10 लेगा नहीं, वो तो 5 ही लेगा। तो कुल मिला के दोनों में से जो भी न्यूनतम होता है हमेशा वही एक्सेप्ट होता है ना। तो यहाँ पे आएगा हमारा कितना? 50। ये हो गया 50। भाई वेयर हाउस 1 तो 100 भेज सकता है, लेकिन जो दुकान है पहली वो 50 से ज्यादा लेगी नहीं, तो ये 50 भेज दिए। अब 50 भेज दिए तो D1 का हिसाब पूरा हो गया। अब D1 को कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि D1 को 50 ही चाहिए थे, 50 पहुंच गए। डिपार्टमेंट 1 का हिसाब किताब पूरा हो गया कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरा काम पूरा, डन। अब मुझे किसी और वेयर हाउस से सामान मत भेजना, क्योंकि मेरी डिमांड 50 की थी, मेरे पास 50 पहुंच गए। अब वेयर हाउस 1 के अंदर 50 निकल चुके हैं, 50 और बचे, 50 और भरने। अब दोबारा नॉर्थ वेस्ट फिर पकड़ो, फिर नॉर्थ वेस्ट पकड़ो। तो अब बची हुई टेबल जो आपकी है, इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा। अब ये पकड़ो, इसका नॉर्थ वेस्ट पकड़ो, इसे भरो। 4 नहीं 7 है, कहाँ पे? कोई नहीं, तो पड़े रहेंगे, कौन से परेशान कर रहे हैं। ये 7 ही है मेरा, मेरे द्वारा बनाया गया 7 था ये, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ भरते हैं, इसे भरेंगे, ये भी वेयर हाउस 1 से ही भरा जाएगा। और डिपार्टमेंटल स्टोर नंबर 2 है। अब इसके पास देने के लिए 50 है, डिपार्टमेंटल के पास लेने के लिए 100 है। ये 100 ले सकता है, लेकिन ये बेचारा 50 से ज्यादा भेज नहीं सकता, तो 50 ही भरे जाएंगे, क्योंकि 50 ही है देने के लिए, देने के लिए 50 ही है, तो वो 50 ही भरेगा, तो 50 हो गया, है ना। अब डिपार्टमेंटल D2 पे आ जाओ। D2 को 100 चाहिए, लेकिन W1 जो है, जो इसके जिससे आ रहा है सामान, वो 50 ही दे सकता है, क्योंकि 50 तो पहले ही भेज चुका है, तो 50 ही देगा। ये 50 दे सकता है, वो 100 लेने के लिए तैयार है, लेकिन वही है जो न्यूनतम होगा वो फिक्स होगा, तो 50 आ गया। अब आप देख सकते हैं वेयर हाउस 1 खाली हो गया, वेयर हाउस 1 को कट कर दो, क्योंकि वेयर हाउस 1 में 100 थे, 100 के 100 पहुंचा दिए। अब कुछ बचा ही नहीं वेयर हाउस 1 में भेजने के लिए, तो वेयर हाउस 1 डन। अब आगे चलते हैं, अगला नॉर्थ वेस्ट, बची हुई टेबल का नॉर्थ वेस्ट ये हुआ, बची हुई टेबल का नॉर्थ वेस्ट ये हुआ। अब यहाँ जाओ, अब इसे भरो, इसे भरने के लिए वेयर हाउस 2 काम आएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर 2 को भरना है। ये 200 देने को तैयार है, लेकिन ये 100 से ज्यादा लेगा नहीं, 100 में से 50 तो ये ऑलरेडी ले चुका है, 100 में से 50 तो ये ऑलरेडी ले चुका है, तो अब ये 50 ही ले सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये 200 देने को तैयार है, लेकिन लेगा तो 50 ही ना, क्योंकि 50 से ज्यादा ये ले नहीं सकता। अब डिपार्टमेंटल स्टोर 2 फुल हो गया, इसको जितने चाहिए थे उतने पहुंच गए, इसका काम डन।
इसको जितने चाहिए थे उतने मिल गए, इसका काम पूरा। तो इसको भरना समझो कि कैसे भरना होता है। जो दोनों में से जो न्यूनतम होता है उससे आप भरते हैं। आपका जो कॉलम और जो रो है उसमें से जो न्यूनतम होता है उससे आप भरते हैं। क्योंकि न्यूनतम से नहीं भरे, मैंने समझा दिया ना कि चाहे गोडाउन में ज्यादा सामान क्यों ना हो, दुकानदार को जितना चाहिए होगा उतना वो लेगा, और दुकानदार को चाहे ज्यादा भी चाहिए लेकिन गोडाउन से जितना है उतना ही निकलेगा। तो दोनों में से जो न्यूनतम होगा वही भरा जाएगा। दुकानदार ज्यादा लेगा नहीं, वेयर हाउस ज्यादा दे नहीं सकता। कुल मिला के अब वेयर हाउस में 100 कट्टे पड़े हैं, वहां आपको मुझे 150 चाहिए, तो वेयर हाउस 150 थोड़ी दे सकता है, वो तो 100 ही दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो दोनों में से दोनों का नंबर देख लो, जो मिनिमम है उससे फिक्स कर दो, उससे भर दो। बचे हुए का फिर नॉर्थ वेस्ट उठाओ, ये रहा। अब यहाँ कितने भरेंगे, ये देने को तैयार है 200, जिसमें से 50 दे चुका है, तो इसके पास बचे 150। वेयर हाउस 2 के पास 150 देने को तैयार है। D3 जो है वो 200 लेने को तैयार है। ये 150 दे सकता है, ये 200 ले सकता है, लेकिन बात होगी 150 की। एग्री होंगे 150 पे, जो मिनिमम होगा उस पर एग्री होंगे। हो गया, तो इसका हिसाब पूरा हो गया। वेयर हाउस 2 फुल हो गया। इसके पास 200 थे, 200 इसने दे दिए, ये बंद। अब बचे हुए में फिर ये आ जाओ, इसको भरो। इसको भरोगे तो वेयर हाउस 3 है जो ऑलरेडी कुछ नहीं दिया, उसके बाद 250 के 250 पड़े हैं। और डिपार्टमेंटल 3 जो है वो 150 ले चुका है, और 200 टोटल लेने हैं, तो अब ये 50 से ज्यादा और लेगा नहीं, तो ये 50 हो गया। और बचा हुआ फिर ये हो गया। ये कितना हो गया, ये 50, 200 इसके पास देने को बचे हैं, 200 इसके पास लेने को बचे, डन हो गया। अब आप एक चीज देखेंगे, जोड़ आपका गोडाउन से उतना ही सामान निकला जितना गोडाउन पे था, दुकान के पास उतना ही सामान पहुंचा जितना उसे चाहिए था। देखो 50, 100, 200, 200, गोडाउन से निकला 100, इस गोडाउन से निकला 200, और इस गोडाउन से निकला 250। जितना गोदाम में था उतना ही निकला, है ना, जितना सामान था उतना ही निकला। बेकार मेथड तो कोई सिर पैर को नहीं हुई को, इको मन कोई सिर पैर कौन लागे, बिना सिर पैर को मेथड हो थाना कौन लागे, है ना। इन तो आप यही भरा देता, ये तो मैं ही भर देता। उत्तर पश्चिम कोना देना की दरकारी कौन गया, सही है गलत है, इन तो मैं ही भर देता, नंबर ही तो डालना। उत्तर पश्चिम इको मतलब एक मेथड ओ उत्तर पश्चिम से भरे, आपा इन कह देता मैं अब की बार उत्तर पूर्व से भरशा, और कोई कह दे तो नहीं मैं तो दक्षिण पश्चिम से भरशू, कोई कह दे कि मैं पूर्व दक्षिण से भरशू, तो 4 मेथड बन जाता। तो कोई सिर पैर ही को नहीं मेथड का, बस भरना ही है, तो भरना तो फिर कहीं भर दो। तो इसलिए इस मेथड का कोई सिर पैर था ही नहीं, कोई आधार ही नहीं था कि भाई किस आधार पे ये भर रहा है, कोई गणित तो होती, बस यूं ही मन मर्जी से भर दिया, इसीलिए ये फेल। इसीलिए ऑप्टिमल टेस्ट लगा देना, ऑप्टिमल टेस्ट अलग कर देता है इनको कचरों को कि कचरा है ये, ठीक है ना। अब ऐसे ही वो न्यूनतम लागत वाले, अब न्यूनतम लागत के पास थोड़ा आधार तो है, न्यूनतम लागत वाले के पास आधार तो है, लेकिन आधार में भी गड़बड़ है। आधार में क्या गड़बड़ है, आ जाओ। अब मैं इसी को भरता हूं दूसरे तरीके से। न्यूनतम लागत क्या कहता है, आधार अच्छा है, इसका आधार ये है कि भाई जो सबसे न्यूनतम हो ना जिसका किराया, सबसे पहले उनको राजी करो, सबसे पहले उनको राजी करो जिनका किराया सबसे न्यूनतम है। क्योंकि न्यूनतम किराए पे सामान भेजो ना, आप न्यूनतम से स्टार्ट करो, आप अपनी टेबल में जाओ और जो सबसे न्यूनतम हो ना उसको पहले भरो, क्योंकि न्यूनतम वाले पे सामान जल्दी भेजो, क्योंकि वो तो कम ले रहे हैं ना। तो वो वेयर हाउस देखो और वो डिपार्टमेंटल स्टोर देखो जहां पे सामान पहुंचाने की लागत सबसे कम है, सबसे कम लागत है, वहां पे सामान भेजो। तो हमने देखा कि ये रहा, इसमें सबसे कम लागत वाला कौन है, सबसे कम लागत वाला ये है। तो सामान यहां भेजो सबसे पहले, क्योंकि बाकी सबकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट सबसे कम है, तो सबसे पहले इसको सामान भेजो, मतलब इस बॉक्स को भरो। तो इस बॉक्स में 200 जा सकते हैं, ये 200 लेने को तैयार है, तो ये भेज दिए 200। और अब डिपार्टमेंटल स्टोर भी फुल हो गया और वेयर हाउस भी बंद हो गया, 200 थे 200 भेज दिए। आधार ठीक है, सुनने में ये आपको ठीक लगेगा कि हाँ यार न्यूनतम से भरो ना, जो सबसे कम है वहां से भरना शुरू करो, सामान पहले वहां भेजो, जैसे बाणिया करता है वो वैसे ही करता है। जो दुकानदार होता है बड़ा दुकानदार, वो क्या करता है, ये करता है कि एक सामान भेजो, थालो घर को एड्रेस क्या है कि यू है, अगर वो थारा घर को एड्रेस है, एक सारा गोदाम कौन सो है, सारा गोदाम को मतलब नजदीक वाले गोदाम का मतलब किराया कम लगेगा, तो वो भी तो ऐसे ही भरता है। लेकिन अब ये समझाऊंगा कि ये ट्रिक गलत है, ये ट्रिक गलत है। आप न्यूनतम कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी ये गलत है। बोले तो इसमें क्या गलती है, तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे
गांव में या हमारे कस्बे में जो लोग काम करते हैं, उनका काम, उनके पास गणित नहीं है। दिक्कत तो यही है, उनके पास कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस इतना सेंसिबल नहीं होता है ना, कॉमन सेंस इतना सेंसिबल नहीं होता है। अभी दिखा दूंगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया डन। अब बचे हुए में से जो बच गए उनमें आओ। 5, 3, 7, 6, 7, 8, इन सब में न्यूनतम हुआ 3। अब इसको भरते हैं, इसको भरते हैं। तो ये 100 देने को तैयार है, ये 100 लेने को तैयार है। ये 100 हो गया, 100 भर दिया, इसका काम पूरा हो गया। वेयर हाउस के पास सारे निकल गए, और इसका काम भी पूरा हो गया। इसको 100 चाहिए थे, 100 मिल गए। डन। अब बचे हुए में से लेते हैं, ये रहा 8 और ये रहा 6, तो न्यूनतम हुआ 6। इसको भरेंगे अब। बाकी सारे कट गए, बाकी सारे कट गए, या तो भर गए या कट गए, ठीक है। ये 2 बचे हैं, इन 2 में से सबसे छोटा हुआ 6, तो 6 हुआ। तो इसमें कितना भर सकते हैं हम? इसमें भर सकते हैं 250, नहीं, हाँ, ये 250 ले सकता है, और ये 250 ले सकता है, और ये कितने दे सकता है? ये 200 लेगा। ये 250 दे सकता है, ये 200 लेगा, तो भरा तो 200 ही जाएगा। ये 200 भरा जाएगा, ये 200 हो गया, इसका काम पूरा। अब बचे 50, तो 50 यहाँ भर दो, ठीक है। 50 नहीं बचे, कितने बचे? सही भरे होंगे, एक साथ बढ़ाने की वजह से गड़बड़ हो सकती है। पहले हमने यहाँ भरे थे, तो यहाँ 200 दे दिए थे, तो ये क्रॉस हो गया था। ये 200 इसका डन, और 200 इसका डन। फिर हमने यहाँ भरा, इसको दिया 100, और इसका डन हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जो बचा वो ये कट गई, ये भर चुकी, ये कॉलम। यार एक सा का डायग्राम बना दियो, गड़बड़ कर दियो ना। लाल और पिंक एक दिशा हो गया। सही कटा, जोड़ कटा रहे हो, अरे जोड़ आ रहे हैं। मैंने 100 सोच रहे हो, 50 यू आ गयो, 100 यू आ गयो, 200 यू आ गयो, 200 यू है, 100 इन्ने है, 200 इन्ने है, 250 इन्ने। डन, एकदम सही है। अब इस मेथड में क्या कमी है? एक्चुअली हमें ये लगता है कि सारी चीजें न्यूनतम करने से ओवरऑल न्यूनतम हो जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें लगता है कि अगर मैं सारी चीजों को न्यूनतम करूं तो मैं ओवरऑल न्यूनतम हो जाऊंगा। ये कुछ वैसा ही मानना है कि अगर मैं दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को एक टीम बना लूं तो वो टीम कभी नहीं हारेगी। अगर मैं एक टीम का सारे बेस्ट प्लेयरों को उठा लूं तो जो मेरी टीम बनेगी उस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता, वो एक अजय टीम बन जाएगी। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो आपने क्रिकेट में देखा है, आरसीबी के साथ ऐसा देखा है। आप बेस्ट प्लेयर की टीम बना के जीत नहीं सकते, है ना। ये पॉलिसी काम नहीं करती, ये पॉलिसी काम नहीं करती है। अगर आप सोचो कि बेस्ट, अगर आपकी टीम में सारे खिलाड़ी अगर शतक बनाने लग जाए तो क्या वो टीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? जवाब है नहीं कर पाएगी, क्योंकि बोले तो 300 ही हैं, बोले तो 300 ही है। कोई ऐसा भी होगा जिसको 10 बॉल में 30 रन बनाने होंगे, उसे शतक नहीं बनाना होगा, उसे 10 बॉल में 50 या 40 रन बनाने होंगे, तो स्कोर बढ़ेगा। तो अलग अलग टाइप की आपको विविधता चाहिए, उसी से एक ओवरऑल बेस्ट निकल के आता है। सिंगल पर्सन के बेस्ट परफॉर्म करने से ओवरऑल बेस्ट नहीं आता। कई बार एक एक लोगों के सबके अपने बेस्ट परफॉर्म करने से ओवरऑल बेस्ट नहीं आता है। जैसे कि क्रिकेट में देखते हैं, आप फुटबॉल में देखते हैं। इसीलिए आप जो है पहले ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर कंपेटिबल है या नहीं है, एक साथ टीम भावना किसके अंदर है, और भी फैक्टर्स आपको देखने होते हैं, वो सब देख के आप सेट करते हैं। मान लीजिए आपने विराट कोहली को लिया है, विराट कोहली फर्स्ट डाउन पे सबसे बढ़िया खेलते हैं, सबसे बढ़िया खेलते हैं। एक खिलाड़ी आपको और मिल जाएगा जो भी फर्स्ट डाउन पे बढ़िया खेलता है। अब आपकी दिक्कत होगी कि क्या करें, किसको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं, दोनों को खिला लूं तो दोनों के लिए जगह गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत सारी परेशानी आती है जब आप बेस्ट करने जाते हैं। तो ये जो तरीका है ना, होता है ना, कई बार आपने क्रिकेट में देखिए, जब एक खिलाड़ी चौके छक्के मार रहा होता है तो आपको लगता है कि यार ये चौके छक्के मार रहा है तो तू भी मारना शुरू कर दे। ये होता है गलत, है ना। ये गलत है कि अगर एक खिलाड़ी चौके छक्के मार रहा है तो दूसरा खिलाड़ी देखता है कि आज ये रिदम में है, आज इसके पास रिदम है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको स्ट्राइक देता रहूं, बस इसको बैटिंग पे आता रहूं, मतलब आज एक को दिन है,
आज ये भैया को दिन है तो आज इन जितनी स्ट्राइक में देशूं जा तो बड़ी है। अगर सोचो अगर दूसरा प्लेयर बेवकूफी करे और वो भी कहे आजा मैं छक्का चौका मारूं और वो मारा वो आउट हो गया, अचानक वो जो रिदम वो भी रिदम चली गई, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर मार गयो, क्योंकि प्लेयर आउट हो गयो, प्लेयर आउट होता नहीं वो प्रेशर मार गयो। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती है जिसको और भी हमें काउंटर करना होता है। सिर्फ एक चीज नहीं है कि बेस्ट परफॉर्म करो। अब दोनों का बेस्ट इसमें था कि दोनों चौके छक्के मारो, ये बेस्ट है, लेकिन ये दोनों का अलग अलग बेस्ट है, टीम का बेस्ट नहीं है वो। टीम का बेस्ट तो इसमें है कि जो खेल रहा है उसको खेलने दो, जो बढ़िया खेल रहा है उसको खेलने दो, दूसरा उसको स्ट्राइक देता रहे और अपनी विकेट को बचाए रखे ताकि वो दबाव में ना जाए। ठीक है ना? अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से हराया था। हाँ, तो वही समझाना चाहता हूं मैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीके में आधार सही लगता है, एक थॉटिकली हमें सही लगता है। जैसे मैं बताता हूँ, हमारा जो दुकानदार होता है वो यही करता है, वो इस विधि को यूज करता है और इस विधि को यूज करने से वो फेल होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि नजदीकी गोदाम से सामान भेजना सस्ता पड़ेगा, जबकि ओवरऑल वो सस्ता नहीं पड़ता। जैसे वर्ल्ड बेस्ट टीम बना के आप खेलते हो, ये वैसा सही है, ये सस्ता नहीं पड़ता। अब एक लॉजिकल मेथड चाहिए, एक सही मेथड चाहिए। समझ आएगी बात? ये बात समझ में आ गई क्या हो गया? अब इसमें क्या दिक्कत आती है, इसकी दिक्कत समझते हैं। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है कि आपने पहले गोदाम से, अब क्या हो रहा है इसमें, गलती कहाँ हो रही है, गलती को समझिए। नॉर्मली क्या गलती होती है, मान लीजिए पहला गोदाम है उसमें 100 कट्टे पड़े, पहले गोदाम में 100 कट्टे पड़े, आपके पास एक व्यक्ति आया जो उसके पास में ही था और आपसे आके उसने मांगे कि मुझे 100 कट्टे चाहिए। आपने उसको अपनी नजदीक वाली दुकान से 100 कट्टे दे दिए। अब जैसे ही एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे 10 कट्टे चाहिए या 20 कट्टे चाहिए, वो भी उस गोदाम के नजदीक था, लेकिन वो गोदाम तो खाली हो गया। अब आपको कोसों दूर वाले गोदाम से सामान लाके उसको देना पड़ रहा है, कोसों गोदाम वाले से आपको सामान लाके उसे देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक जगह से 100 के 100 कट्टे उसको दे दिए थे। अब उससे भी ज्यादा नजदीक, उससे भी ज्यादा नजदीक गोदाम के नजदीक कोई बंदा था, वो आया, उसने कहा कि मुझे 10 कट्टे चाहिए। अब आप उसे कोसों दूर से 10 कट्टे मंगवा के दे रहे हैं, तो ये हो जाता है गलत। तो इसलिए ओवरऑल बेस्ट जो है वो एक एक इंडिविजुअल का बेस्ट ओवरऑल बेस्ट नहीं बनाता है, एक एक व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? क्लियर हो गया ये बात? अब चलते हैं वोगल के अंदर। वोगल का आधार सही है। वोगल ने क्या किया? वोगल ने कहा ना, ये बेवकूफी कौन करूं, न्यूनतम से भरा जाना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन सेकंड न्यूनतम का भी ध्यान रखो। सेकंड न्यूनतम का भी ध्यान रखो कि सेकंड न्यूनतम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली फर्स्ट न्यूनतम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड न्यूनतम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहला न्यूनतम देख के आप सामान ले लो, फिर दूसरा, जैसे कई बार आपने, इसे छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कई बार आप ये पाव भाजी खाने जाते हैं, देखा पाव भाजी खाने जा रहे हैं और पाव भाजी की प्लेट मान लीजिए 100 रुपए में आई। ठीक, पाव भाजी की प्लेट जो है वो 100 रुपए में, ये आपके साथ होता भी होगा, छोला भटूरा पाव भाजी, इस केस में ऐसा होता है। जब आप पाव भाजी खाने जाते हैं तो पाव भाजी मान लीजिए 100 रुपए की है, तो आपको लगा यार सस्ती है, 100 रुपए की है, ले लेते हैं। अब आप पाव भाजी खाने लगे और पाव खत्म हो गए, अब आपको एक्स्ट्रा पाव चाहिए। अब एक्स्ट्रा पाव आप लेने गए, उसने कहा कि 70 रुपए का एक है या 80 रुपए का एक है। और अब बोला यार पूरी प्लेट 100 रुपए में दे दी। अब पूरी प्लेट 100 रुपए में दे दी, दो पाव दिया, वे भी 100 रुपए में शामिल है। दो पाव थे वो भी 100 रुपए में शामिल थे, भाजी भी शामिल थी, प्याज भी, अचार भी, सॉस भी, सब कुछ मिला के 100 रुपए में दे रहा था। अब एक्स्ट्रा पाव के 80 रुपए मांग रहा है, यही दिक्कत है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसके बाद वाला जो है वो कहीं डबल महंगा ना पड़ जाए। समझिए, अब ये कितना पड़ गया, ये 100 रुपए प्लस मान लीजिए 70 या 80 जो भी है, तो ये 180 की पड़ गई। अगर आपने एक एक्स्ट्रा पाव लिया तो पड़ गई। वहीं आप किसी दुकान पे गए जहां पे आपको पता चला कि पाव भाजी 120 रुपए की है प्लस एक्स्ट्रा पाव 30 रुपए का है, पाव भाजी 120 रुपए की है, एक्स्ट्रा पाव 30 रुपए का। अब यहाँ पे उस वाले से महंगी है, वो 100 में ही दे रहा था पाव भाजी, ये 120 में दे रहा है। सस्ती, ये महंगी है, 20 रुपए महंगी है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा पाव लूंगा तो यहाँ टोटल मिला के 150 पड़ेंगे, वहां टोटल मिला के 170 पड़ेंगे। तो कई बार न्यूनतम भी न्यूनतम नहीं होता, उसके आगे वाले को भी देखना पड़ता है, दोनों को टोटल मिला के देखना पड़ता है। ये कंपनियां ऐसा करती है। ये आप बर्गर किंग में चले जाइए, चाहे आप मैकडोनल्ड में चले जाइए, इनमें ऐसा ही होता है। ये कोल्ड ड्रिंक के पैसे एक्स्ट्रा लेती है फिर,
पिज्जा सस्ता देगी, जो आपका इंट्रेंस है जिससे आप अंदर आ सके वो सस्ता है। आप पिज्जा खाने आए, पिज्जा सस्ता है। अब पिज्जा के बाद आप जो भी लेंगे उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेंगे या जो नॉर्मली पिज्जा के साथ खाया जाता है, उनके कॉस्ट को बढ़ा के दे देंगे। मूवी थिएटर में जाइए, थिएटर में भी ऐसा ही होता है। जब आप मूवी देखने जाते हैं हॉल के अंदर, सिनेमा हॉल में, तो टिकट आपको आज मिल जाती है 90 रुपए की, 100 रुपए की। 100 रुपए की टिकट है। जब आप अंदर जाएंगे मूवी देखेंगे, जब आप पॉपकॉर्न लेने जाएंगे तो आपको पता चलेगा 250 रुपए का, वो जिसको 12 थाने 10 रुपया में मिल रहे हैं। 10 रुपया में जो पॉपकॉर्न का डब्बा आपको मिलता है, वो सिनेमा हॉल में 250 रुपए का है। और जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप 10 रुपए में लेते हैं, वो वहां पे 100 रुपए की मिल रही है। ये कैसे हो गया? तो बहुत महंगो पड़ी हो। आपको बाहर से वो अंदर ले जाने नहीं देते, पॉपकॉर्न या पेप्सी या कुछ भी लेके नहीं जाने देते, आपको वहीं से ही कंज्यूम करना पड़ेगा, या सीधी मूवी देखिए और घर जाइए। अब वो एक्स्ट्रा कॉस्ट उस बात का है, फिर वो महंगा शुरू होता है। तो 100 रुपए प्लस एक कोल्ड ड्रिंक, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं जिसकी टिकट 100 रुपए है, प्लस आप वहां मान लीजिए एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो 100 रुपए हो गई, वो 200 रुपए हो गई। अब आप एक और सिनेमा हॉल में गए जिसमें टिकट 150 रुपए थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की थी। टिकट महंगी थी लेकिन कोल्ड ड्रिंक वहां पे ओरिजिनल रेट पे थी, तो आपको टोटल कितना पड़ा? 160। तो कई बार सस्ता ज्यादा महंगा होता है, सस्ता कई बार ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि सस्ता जो होता है वो एंट्रेंस होता है कि एक बार आप इंटर तो कर जाओ, बाद में फिर मैं संभाल लूंगा, एक बार तुम आओ तो सही, एक बार तो आओ, फिर देखते हैं आपको। तो ये रहता है। समझ गए बात? बात समझ में आ रही है? ये चीजें ये क्लियर हो रही है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इकोनॉमिक्स इसीलिए मुश्किल हो जाती है कि इसमें चीजें बड़ी उलझी हुई है। तो वोगल ने ये समझदारी की, वोगल ने कहा नहीं, फर्स्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो समझना बहुत जरूरी है। इस गैप को समझ के ही भरो, ऐसे ना देखो कि पहले वाले को जो न्यूनतम लागत ने गलती की थी वो वोगल ने नहीं की। वोगल ने फर्स्ट न्यूनतम लागत और उससे सेकंड न्यूनतम दोनों के डिफरेंस को भी समझा कि इसमें गैप कितना है, कहीं बाद में धोखा तो नहीं दे देगा, पहले लालच में फंस जाएगा और फिर परेशान करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसने फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉस्ट को कंपेयर किया, तो वोगल ने ज्यादा बेहतर तरीका तैयार किया। क्लियर है ये बात? है ना, समझ में आ गई? चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और कल वोगल के बारे में और चर्चाएं करेंगे, कैसे ये काम करे, क्योंकि अब हम वोगल ही पढ़ेंगे, बाकी विधियां नहीं पढ़ेंगे। और अब आपको ये समझ में भी आ गया कि वोगल क्यों बेस्ट है कंपेयर टू दिस मेथड, या और इनके अलावा इनके जैसे कोई और मेथड है तो उनके कंपेरेटिव वोगल बेस्ट है, क्योंकि वोगल ने वो स्ट्रेटेजी को पकड़ा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिनेमा हॉल में जाने का जो टिकट है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिनेमा हॉल के अंदर के जो पॉपकॉर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को देख के फिर तय करेंगे कि कौन से सिनेमा हॉल की टिकट लेनी चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।